हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज भारतीय न्यायपालिका टॉपिक लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, ये टॉपिक 12th बोर्ड क्लास और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्थात कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं कक्षा के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक जीके के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान से संबंधित 10-15 क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो आइए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार का न्यायालय है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है और भारतीय क्षेत्र के अन्य न्यायालय हैं वो इस न्यायालय के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, अर्थात भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो कानून जारी करता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून की जो व्याख्या करता है वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए मानना जरूरी है, बाध्यकारी है। संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, संगठन के बारे में, स्वतंत्रता और अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। 2019 में संशोधन करके 3 और न्यायाधीश जोड़े गए तो कुल न्यायाधीश 34 हो गए। उससे पहले मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश थे। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। 33 + 1। योग्यता। न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता यह है कि कम से कम 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। कम से कम 5 वर्षों के लिए भारतीय क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। अगली योग्यता है 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हुआ होना चाहिए। 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में सेवाएं दी हो। और अगली योग्यता है राष्ट्रपति के विचार में वह व्यक्ति प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 65 वर्ष की आयु तक पदासीन, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, उस आधार पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। और पद से हटाने के लिए जैसे संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहते हैं। अगर दोनों सदनों में महाभियोग पास हो जाता है तो उस स्थिति में न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया सफल नहीं हुई है।
अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया को सफल नहीं हुई, अर्थात महाभियोग नहीं लगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है हमारे संविधान में वो भाग 5 में और अध्याय 6 में किया गया है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका क्या है? कानून के शासन की रक्षा करना, संविधान के प्रावधानों के तहत संविधान की व्याख्या करते हुए कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना। कानून का शासन क्या है? कानून का शासन है कि धनी और गरीब, स्त्री हो या पुरुष हो, अगड़े हो या पिछड़े हो, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होगा, अर्थात किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा ये धनवान व्यक्ति है, इसको कानून में थोड़ी छूट दी जाए एक ही प्रकार के अपराध के लिए, और ये गरीब व्यक्ति है तो इस पर अधिक धाराएं लगाई जाए, ऐसा नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, धनी हो या गरीब हो, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? तो कॉलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके साथ ही अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। ये कॉलेजियम व्यवस्था है। दोबारा सुनिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अन्य 4 सीनियर न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे और इन्हीं में से राष्ट्रपति जितने न्यायाधीश नियुक्त करने हैं इन्हीं में से नियुक्त करेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? NJAC, जिसको क्या बोलते हैं? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये है केंद्र सरकार ने 99वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम को जो लेकर आए थे और पास किया था दोनों सदनों में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार देते हुए और निरस्त कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि NJAC असंवैधानिक है, अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो आयोग था इसको निरस्त कर दिया और केंद्र सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था की जगह NJAC की जो प्रक्रिया की थी उसको निरस्त कर दिया। और NJAC जो 6 सदस्यीय आयोग था 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था। दोनों सदनों में ये पास हो गया था, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको मंजूर कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया कि यह संविधान के विरुद्ध है और इसको रद्द कर दिया। पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? पद से हटाने की जो प्रक्रिया क्या है? कदाचार साबित होना अथवा अयोग्यता की दशा में। कदाचार का मतलब है कि दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं है, और अयोग्यता, उस पद के लिए अयोग्य होने की स्थिति में उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। अभी जिक्र किया था हमने कि संसद के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की सहमति से किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय नामात्री कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको पद से हटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो विधायिका अर्थात संसद की है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब है पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अलग से राज्य स्तर के, प्रांतीय स्तर के कोई भी न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? पिरामिड की तरह है। पिरामिड का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे कई उच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के नीचे जिला न्यायालय, जिलों के अंदर जो न्यायालय होते हैं, और जिला न्यायालय से भी जो नीचे के न्यायालय होते हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका मतलब ये जो सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है? एक तो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार और चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो विद्यार्थियों, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई और समाधान सीधे सर्वोच्च न्यायालय करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। और भारत के इसके जो अधीन अन्य जो न्यायालय हैं, जैसे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये उन मुकदमों की सुनवाई नहीं करते। कुछ मुकदमे जो महत्वपूर्ण होते हैं संघ सरकार से, संघ और केंद्र, संघ और राज्यों से, राज्यों के बीच में आपस में जो ऐसे विवाद से संबंधित कुछ मुकदमे हैं, इनके लिए, उदाहरण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवाद, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों के अतिक्रमण होने पर जो विवाद हो, उसका समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। रिट क्या है विद्यार्थियों? रिट किसे कहते हैं? मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विशेष आदेश जारी किया जाता है वह रिट कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय रिट संबंधित अधिकारी को जारी करते हैं कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं, किस आधार पर इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, इस प्रकार से वो रिट जारी करते हैं। अपील का मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसको उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया है या उसके विरुद्ध निर्णय दिया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अगला है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 143 में किया गया है। 143 के तहत भारतीय राष्ट्रपति लोकहित, जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी विषय है पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इस परामर्श को न तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है और न सर्वोच्च न्यायालय परामर्श या सलाह देने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर सलाह मांगते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दें। और
अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी विषय पर सलाह देता है तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की उस सलाह को माने। तो यह है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, जो कि इसमें बाध्यता नहीं है। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है? मुख्य साधन इसका जनहित याचिका है। न्यायपालिका इन सालों में हमने देखा है कि अधिक सक्रिय हुई है। तो इसका कारण क्या है? जनहित याचिका। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में 1979 में हुई थी। और जनहित याचिका क्या है विद्यार्थियों? देखिए, ऐसे मुकदमे जिनको न्यायालय में पीड़ित लोगों ने दायर नहीं किया या दाखिल नहीं किया, बल्कि उनकी ओर से दूसरे लोगों ने या संस्थाओं ने, समूह ने उन पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए दाखिल किया। इसका मतलब यह कि जो पीड़ित लोग हैं, जो अनभिज्ञ हैं, कानून से अनजान हैं या पैसे का अभाव है, न्यायालय में नहीं जा सकते, तो उन लोगों की ओर से अन्य लोग पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में जो मुकदमे दाखिल करते हैं वो जनहित याचिका कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है विद्यार्थियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख या रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 226 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति से है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट शक्ति से संबंधित है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 13 में एक विशेष बात उल्लेखित की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर लागू होने से रोका जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा पता चलता है कि संसद के द्वारा ऐसा कानून बनाया गया है जो संविधान का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए लागू होने से रोक सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? न्यायिक पुनरावलोकन। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक को, वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और मेरे YouTube वीडियो को लाइक